तो गाइस चालू करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम कुछ मतलब नाम बस है रिमाइंडर थ्योरम, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। अगर हमको इसको समझना है तो सबसे जो हम लोग का फॉर्मूला था डिविडेंट वाला इज इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो फॉर्मूला था हमारा इसके बेसिस पे ही है, ठीक है। अब अभी अपन देखते हैं कैसे। ऐप बंद हो गया, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एकदम वही फार्मूला है। डिविडेंट डिविडेंट इधर क्या ले लिया, डिविडेंट इधर क्या ले लिया, एफ एक्स, ठीक है। और डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस है। और क्वेश्चन क्या है, क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स ये। और रिमाइंडर क्या है, आर। तो इसमें कुछ समझने लायक नहीं है इतना। अगर एक लॉजिक अगर देखें हम, 2 2 ज़ा 4 होता है, ओके, 2 2 ज़ा 4 होता है। और मैंने बोला कि 2 माइनस ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 4, और मैं बोला कि ए भी इक्वल है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, समझ रहे हो। 1 मिनट मैं टाइप करके बता रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी लिखता हूँ कि 2 माइनस ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 4। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कभी भी। इसमें तो फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, मगर जो हम चाहते हैं कि ये ए इसके इक्वल हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये अपन को लॉजिक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 3x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 30x माइनस 1। अब इसमें बोल रहा है कि x प्लस 1 से अगर डिवाइड करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस डिविडेंड बाय दिस फॉलोइंग। डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फाइंड करना है, ओके, रिमाइंडर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब पेन उठाते हैं। ये जो क्वेश्चन है 3x ये वाला, ठीक है, इधर ध्यान देना। और हमको इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से, प्लस 1 था, हाँ, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो और फिर फाइंड करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर ही फाइंड करना है, घूम फिर के हमको बोल रहे हैं कि रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है। कोई बड़ी बात है क्या इस पर, कुछ नहीं है। इसको अपन क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू -1 कर देंगे। और अब क्या आया हमारा, x इज इक्वल्स टू -1, देन इस वाले px पे, ठीक है, px में भी x है, px में भी x है, तो अपन इस -1 को इधर x पे रख देंगे,
चलो क्या होगा, -1 टू द पावर 4। अच्छा, कोई भी वैल्यू हो अगर उस पर पावर लगी वो हो इवन वैल्यू, ठीक है, जैसे 4 लगी वो इवन वैल्यू है, ठीक है, तो हमेशा आंसर जो है ना पॉजिटिव आएगा। और यहाँ क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब जो है ऑड है। कोई भी वैल्यू के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो अगर ऑड है तो हमेशा वैल्यू निगेटिव आनी है, ओके। और जैसे यहाँ 30x है तो x तो भाई इसकी पावर 1 है तो ऑड है, तो वो निगेटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। पॉजिटिव भी देगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव नहीं देगा। अब जैसे -1 क्रॉस -1 इक्वल्स टू 1 होता है, ओके। और -1 क्रॉस +1 है, मतलब क्या कि नॉर्मल से सिर्फ 1 ही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अगर इस वाले टर्म को मैं देखूं, इस वाले टर्म की मैं बात करूं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस वाले टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि -1 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू -1। तो मैं क्या बोला, ये जो पावर ये ऑड हो गई ना, यहाँ पर ऑड हो गई ना, यहाँ पर इसकी बात कर रहा था मैं। 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। और अगर यहीं पर ये प्लस होती, ठीक है, यहीं पर ये प्लस होती तो क्या होता, ये -1 ना हो करके +1 देता, ये कह रहा हूँ मैं। समझ में आ गया ना, इतनी सी बात थी। चलो तो आगे चलते हैं। ये थी हमारी वैल्यू कि x इज इक्वल्स -1 आया था हमारा, ठीक है, x इक्वल्स -1। तो अब ना ये जो -1 है ना, कैसे हो रहा है, ये जो हमारा -1 है ना, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। 3 क्रॉस -1 टू द पावर 4 -3 -1 टू द पावर 3 प्लस 30x, ठीक है, -1। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 + 3 6, 6 - 1 35 समथिंग कुछ आ रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 27, ठीक है, -27। अरे मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया था क्या इधर, अरे सिर्फ इधर x³ है, मैं -3 भी समझ रहा था इधर, ठीक है। तो जो भी हो, समझ में आ गया ना कि इसको बस, अगर बोला ना क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम पे कि रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना है रिमाइंडर, ओके भाई, रिमाइंडर थ्योरम से अपन को क्वेश्चन फाइंड करने तो बोलेगा ही नहीं ना, रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर ही फाइंड करना है। तो रिमाइंडर जैसे ही फाइंड करने बोलेगा तो अपन को सीधा जानना है कि x की वैल्यू निकाल कर उसको डिवाइडेंड पे पुट कर देना है, ओके। यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। 2x - 1 बोल रहा है अभी, ठीक है, 2x - 1 बोल रहा है, इसको यहाँ पर इससे डिवाइड करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है इसे 2x - 1 से। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x - 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/2, ओके। अब इस वाले x को यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर जैसे पुट करेंगे हमारा आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा। क्या होगा, 1/4, 3/4 समथिंग, 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 3/16 minus 3/8 plus 30/2 minus 1। और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर। देखो वही क्या है ना, इधर पुट कर गया
और फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया है और आ गया आंसर। इतना ही सही था। और यहाँ पर अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 देख लो, उसमें जी एक्स के रूप में दे दिया गया है, मगर वही है कि भाई इसमें क्या करना है अपन को, पी एक्स अपॉन जी एक्स करना है, समझ जाओ, ठीक है ना, यही करने बोल रहा है। और फिर हमको रिमाइंडर फाइंड करने बोल रहा है, क्या होगा रिमाइंडर। तो कैसे निकाले थे हम लोग कि टू को, मतलब जी एक्स जो है ना, जिससे भी फाइंड करने बोल रहा है उसको ज़ीरो से इक्वल कर दो, ठीक है। तो जी एक्स क्या था हमारा, एक्स माइनस टू है, देख लो ये एक्स माइनस टू है, इसको यहाँ पर ला के पुट कर दो, ठीक है, और इसको इक्वल ज़ीरो कर दो, फिर एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा। अब ये टू को इस वाले पी एक्स पे पुट कर देना, समझ में आया। दूसरा कलर, ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो ओके, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। सेब सब वही है, सब सेम है, सब सेम है। ये जो अब क्या नहीं खुल गए, चलो कोई नहीं। द फैक्टर थ्योरम भी वही है, सब वही है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में ना, जैसे यहाँ देखो, फैक्टर थ्योरम में अपन को ना पता करना है कि इसके दूसरे फैक्टर्स क्या है, दूसरे आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। जैसे मान लो, कहाँ गया, मैंने पूछा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी इधर, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, है ना। ये एक्स की वैल्यू 4, मगर ये गलत है, क्योंकि क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 तो हो गया, ओके, यहाँ पर तक के एग्री है। मगर जब एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 16 जाएगा ना, जब जब ये वाली इधर शिफ्ट होगी तो रूट हो जाएगा, है ना। जब इधर शिफ्ट होगी तो रूट हो जाएगा। अब -4, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि -4 क्रॉस -4 इक्वल्स टू 16 एंड 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4 भी 16 ही होता है। तो इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये जो दो वैल्यू आएगी ना, इस पे ध्यान देना कि जब भी स्क्वायर हो ना, तो एक आंसर नहीं आने वाला, कभी भी एक फैक्टर नहीं आएगा, दो फैक्टर आएंगे, ओके। अपन को एक फैक्टर दे दिया वो है, और अगला फैक्टर फाइंड करने बोल रहा है। एक फैक्टर क्या दिया है यहाँ पर, एक्स माइनस 4 दिया है, और दूसरा फैक्टर क्या निकलेगा अपना, एक्स प्लस 4। तो देखो देखो यहाँ तक के, देख लो, इसमें भी वही किया है। अब ना एक फैक्टर एक्स माइनस 4 आ गया, एक फैक्टर एक्स प्लस 4 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिविडेंट है, इसमें रिमाइंडर देखो, यहाँ कोई बचा था क्या, रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 कर दिया, ओके। आगे चल के प्रूफ देखेंगे, प्रूफ ऑफ अ फैक्टर थ्योरम, तो इसको थोड़ा देख लेना। प्रूफ मतलब इतना खास नहीं होता, प्रूफ याद करने का, याद नहीं करना है दरअसल, उस प्रूफ को समझना है, ठीक है। अगर अपना अपना वही सबसे कीमती फार्मूला, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस ए, क्रॉस क्वेश्चन क्या है, क्यू एक्स प्लस एफ ए क्या है, रिमाइंडर, और एफ ऑफ एक्स क्या है, डिविडेंट, ओके। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स, क्यू एक्स और एफ ए, ओके। इफ़ रिमाइंडर इक्वल्स टू ज़ीरो, देन देन सबसे सिंपल ये वाला जो
यहाँ पर जो लिखा है एफ ऑफ ए, ये यहाँ पर से हट ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा ही नहीं। भाई ये वैल्यू 0 होगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, इतना सही बोल रहा है। देन ये समझो आप, एक्स माइनस ए डॉट क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, भाई रिमाइंडर है नहीं। अब एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब अपन क्या बोले थे यहाँ पर कि एक बार अभी हम लोग पढ़े थे ना, एक्स माइनस 4 क्रॉस एक्स प्लस 4, यही पढ़े थे ना उधर अभी हम लोग। तो ये तो देखा जाए, ये देखो और इसको देखो, है ना, समझ में आ रहा है कुछ। तो फैक्टर यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम का एक मैं लॉजिक बताऊँ ना, तो इसमें रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो होगा। ओके, कभी भी चेक करना ना कि फैक्टर थ्योरम से ये होगा कि नहीं होगा क्वेश्चन, तो उसका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो फैक्टर थ्योरम समझने में ईजी होगा। जैसे ये है, इज एक्स माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको सीधा फार्मूले में पुट करते हैं, जैसे अपन कर रहे थे एक्स इक्वल्स टू 2, और उसके बाद में रख देते हैं। अगर ज़ीरो आया, ठीक है, सी सीरीज एग्जांपल नंबर 13, ओके, एक्स माइनस 2 था, उसको मैं क्या बोला था कि एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख लेना, ठीक है, और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना। फाइंड हो गई, और जैसे ही निकल गई ना, उसको पी एक्स पे रख देना, यही बोला था। तो बस एक्स की वैल्यू फाइंड किया इसने, एक्स की वैल्यू फाइंड किया इसने और पी एक्स पे रख दिया। पी एक्स पे रखने के बाद में सॉल्व कर दिया जो भी आना था सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालने के बाद में अगर रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर मतलब पूरा बचा कुछ ही वैल्यू जो भी आई वो ज़ीरो हो गई। ओके, तो ये अपन कह सकते हैं कि जो एक्स माइनस 2 था, यस, एक्स माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इज एक्स माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल? यस इट इज़। ओके, सिमिलरली ये भी क्वेश्चन सेम है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद में इसमें पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू ए क्यूब हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए स्क्वायर, निगेटिव ए क्रॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। मतलब ए क्यूब मतलब क्या होगा कि ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 5a माइनस 5a। भाई ये सब तो ए हो जाएगा, है ना, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो टोटल जो है ना, ये 5a हो जाएगा, 5a कट जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा, और ये निगेटिव ए डॉट मतलब निगेटिव ए क्रॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। ओके, चलो, मतलब इसमें कुछ खास है ही नहीं, कुछ भी है। फैक्टर्स फैक्टर्स फैक्टर्स, yes it is। okay, find the value of k if, okay, yes। यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा आता है, ये क्वेश्चन समझना। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है ना, ये तुम्हारा मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इस पर ये क्वेश्चन आने ही आ रहा है, ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा शायद, और बस 2 मार्क्स में ही आ सकता है, इसका इतना ही है। बाकी ये क्वेश्चन आता ही है, इसको रट के चले आना। रट के मतलब कि ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ जाए तो कर लो। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके ओके ओके, ठीक है, सिंस देन वी से कन्वर्ट। यहाँ पर ना चेक करना पड़ेगा हमेशा, x इज इक्वल्स टू 1। ये से अपन को क्या पता चल गया, x माइनस 1 से कि x इक्वल्स टू 1।
यहाँ पर 1 हर जगह पुट कर दो, ठीक है ना। 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, अब पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये यहाँ पर ना इसको ध्यान देना थोड़ा, इसको ध्यान देना। पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, वाई पी ऑफ 1 यहाँ पर 0 क्यों हुआ? बिकॉज हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ओके, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये नहीं होती लाइन x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स नहीं होती लाइन ना, तो अपन पी एक्स 0 ले ही नहीं सकते। फैक्टर में तुमको क्या बताया, हमेशा जब फैक्टर थ्योरम आएगा उसका घट और मिला के पूरा 0 होगा। अगर ऐसा ही है तो अपन लिख सकते हैं ना भाई, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 1 1 1 पुट कर दो, तो के की वैल्यू -2 आ गई। इतना ईजी है ये क्वेश्चन, कोई इतना खास नहीं है, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन मेरे को सेंड कर देना पूरा। फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल, अच्छा फैक्टराइजिंग मतलब क्या होता है? फैक्टराइज मतलब क्या होता है? तोड़ देना, ठीक है, टुकड़ों में डिवाइड कर देना। जैसे 6 है तो 2 क्रॉस 3, 12 है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, सिंपलेस्ट फॉर्म पे इसको ब्रेक कर देना जितना हमको रिक्वायरमेंट है। ये जो 3 फार्मूले हैं ना, इसको ना रट लो। ये 3 फार्मूले हैं ना, इसको जो है रट लो। खैर रटना क्या है, ये तो याद ही हो जाते, बहुत इजी फार्मूले। सबसे बेसिक फार्मूला मैथ्स में अगर कोई मेरे से पूछे ना तो ये 3 है, जिसमें से मैं बोलता हूँ कि 2 ही याद क्या है भाई, इसको याद ही नहीं करना पड़ता। जिसमें से मैं कोई पूछे ना कि सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों में से भी क्या है, तो मैं बोलूँगा ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ये अगर किसी को ये फार्मूला ध्यान में है ना, तो वो कोई भी क्वेश्चन को ना ऐसे करेगा जैसे वो उस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुका है। जैसे 12x प्लस 4x है, ओके, इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे और 3 प्लस एक्स हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म पे। इधर भी वही करना है, इधर भी वही करना है कि कॉमन लेके लिख देना है, बस इतना सही था। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। व्हाट आर आइडेंटिटीज? दीज आर आइडेंटिटीज एक्चुअली। ये जो है ना, ये आइडेंटिटी है। ये जो फार्मूलाज है ना, बताया ना कि सबसे इजी फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूले और सबसे इम्पोर्टेंट, यार सब इम्पोर्टेंट है समझो, ठीक है। जैसे ये है एक्स स्क्वायर, अब मैं बोला वो फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ठीक है, ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मैं किसी को पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो मैं बोलूँगा ये वाला, और ऊपर वाला भी बोला था मैं, ये वाला, ठीक है। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि अभी देखो इस फार्मूले का मैं यूज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस फार्मूले का मैं यूज़ दिखा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब क्या खास था फॉर्मूले में, क्या रिलेशन है? एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ को दिखा गया कि ये ए स्क्वायर हो गया और ये सॉरी, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया। दिखा? अब समझ में आया कि वो फार्मूला क्यों इम्पोर्टेंट था। वैसे यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और ये थर्ड वाले पे भी वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको कोशिश कर लेना तुम लोग, ट्राई दिस। अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पे। ठीक है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट कैसा होता है। पॉलिनोमियल बोले ना भाई तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोग को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं बोला था ना फॉर्मूला याद करना है एक, मतलब वो जो 3 फॉर्मूले वो उसको याद रहना चाहिए। अब एक फॉर्मेट याद करना है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ना दिन में 2 बार भी बोलोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो भी याद हो जाएगा। मालूम इतना ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। ए क्या है, ए कोई वैल्यू है, बी क्या है, बी कोई वैल्यू है, सी क्या है, सी कोई वैल्यू है, एक्स क्या है, एक्स जो है यहाँ पर वेरिएबल्स है। ओके, फिर ए और बी सी जो है ना ये आइडेंटिफाइड वैल्यूज़ रहेंगी आपकी। जैसे यहाँ पर देख लो फैक्टराइजेशन ए एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, ये क्या हो गई, सी। 5 क्या हो गया, बी। ए कहाँ से लाए, तो 1 क्रॉस एक्स स्क्वायर जो है ये तुम्हारा ए आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो वैल्यूज है ना ए बी सी, दीज आर आइडेंटिफाइड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ना कुछ चीज़ याद करने लायक मैं तुमको बताऊं क्या। अब जो याद करने लायक जो चीज़ है अब मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्या था जो याद हो ही जानी है। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ जो याद करने लायक है। जो सी होता है ना हमारा, कहाँ गया, डिलीट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो ये सी होता है ना वो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और जो बी होता है ना ये बी, वो इसका और इसका मतलब ए और प्लस सी होता है। और ए जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, ये ना आगे चल के ना इसको ध्यान में रखना, मैं क्या बोला इधर कि सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी एंड बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये याद हो गया ना तो एकदम इजी हो जाएगा अभी तुम लोग के लिए। याद नहीं, बस ध्यान में रखना भी मैं क्या बोला, इसको मैं दिखाता हूँ आगे चल के। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 19 खुल के रखा हुआ है जो, कुछ तो भी समझ में आ रहा ही होगा। देखो 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 देखो, सी इक्वल्स टू, मैं क्या बोला था, सी इक्वल्स टू हमारा क्या दे दिया है 2। ठीक है, यहाँ पर तो यार ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो बी इक्वल्स टू क्या था, बी इक्वल्स टू क्या था, ए प्लस सी। ओके, यहाँ पर मैं तुमको समझा देता हूँ। यहाँ पर 1 है, सबको मालूम है ऑलरेडी, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर 3 है, ये हो गया बी। यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये हो गया सी। मैं क्या बोला था, ए जो है इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है,
और b इक्वल्स टू क्या बोला था, a प्लस सी हो गया। 2+1 क्या होता है, 2+1 क्या होता है, 3 होता है। अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 3 है, समझ में आया। c क्या होता है, c में थोड़ा दिक्कत क्यों आ रहा है इधर, यहाँ पर c को भी एक्सटेंड किया होगा इसमें। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा अलग चीज़ है, यहाँ पर अभी नहीं आया, वो बाद में आएगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा था ना वो थोड़ा अलग है, अभी नहीं आया, बाद में आएगा। which mean that 1+2 is the only correct answers। इसको थोड़ा देखना कि कंपेयर किया है बस, इसमें ax² प्लस bx प्लस c से इसको सिर्फ कंपेयर किया है, ओके। आर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, रिक्वायर्ड फैक्टर्स, सॉरी फैक्टर्स फाइंड करना है ना। फैक्टर्स में क्या बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा हमेशा। अब ना x+1 और x+2 को जब अपन इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो हमेशा जो भी px की वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 0 रहेगी, ओके। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज करना है 6x² माइनस 5x माइनस 6 को, अगर अपन को फैक्टराइज करना है तो a = 6 हो जाएगा, b = 5 हो जाएगा, c = -6 हो जाएगा, b = -5 हो जाएगा, c = -6 हो जाएगा, ओके। देख लो, a = 6, b = -5, ओके। अब ना 5x को हमको ब्रेक करना है, 5x को हमको ब्रेक करना है, 5x को हमको ऐसा ब्रेक करना है। हाँ, मैं तुम लोग को इसे दिखा रहा हूँ वाइट बोर्ड पे। डिलीट, क्या क्वेश्चन था उधर, 6x² माइनस 5x प्लस 6 -6 था, सॉरी -6 था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। a = क्या हो गया, 6 हो गया, और -5, अच्छा है, तुम लोग को डायरेक्ट ही बताता हूँ मैं। ये जो -5 है ना, हमको 6 और ये 6 को ऐसा, अरे यार क्वेश्चन गलत लिख दिया मैं, 6x², तो इसको हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, जैसे क्या मल्टीप्लाई, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, -36 आ गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, -36 आ गया। अब ना हमको दो वैल्यू ऐसी मल्टीप्लाई करना है जो जिसका सम या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए, 5 कैसा है, -5 आ जाए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 हो जाए। 12 क्रॉस 3 क्या होता है, 36 होता है, मगर 12 का सम और सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो -5 नहीं आता, ठीक है। 6 6 36, सम सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर लो, 5 नहीं आता। और क्या होता है इसका, और 9 से होता है क्या, 9 क्रॉस 4, 9 4 का 36 होता है ना। अब देखो 9 - 4 भी क्या होता है, 9 - 4 क्या होता है, 5 होता है, ओके, हो गया। अपन को फिर अब 9 - 4 क्या होता है, 9 क्रॉस 4 36 हो गया, ओके। हम लोग को एक फैक्टर मिल गया कि 9 क्रॉस 4 36, और उनका अगर 9 - 4 करेंगे तो -5 भी आ जाए, सॉरी 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ओके। मगर 5 नहीं चाहिए हमको, -5 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे कि इसमें माइनस लगा देंगे, तो -9 क्रॉस 4 इज इक्वल्स टू -36। रिमेंबर दैट कि जो सी पोर्शन था ना हमारा फॉर्म का सी पोर्शन, वो -6 इधर होता है, +6 नहीं -6 है, और ए जो है वो +6 है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये -36 था, तो -9 क्रॉस 4 इक्वल्स टू 36, देन
यहाँ पर देखो, ओके देख लो 4 क्रॉस -9 ही किया इसने भी। और फिर उसके बाद में उसको सिंपली स्प्लिट कर दिया होगा कि 9x लिख दिया होगा, मैं -9x लिख दिया है। और देखो 4 - 9, यहाँ पर ध्यान देना, ये अच्छे से समझा दिया इधर। यहाँ पर ध्यान दो, 4 - 9 कर दिया क्रॉस x, ठीक है, क्रॉस x, ओके। फिर उसके बाद में फर्दर इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ना कॉमन ले लिया इसका, एक इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद दोनों को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई नहीं, इसमें से क्या और इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा और इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। तो इसने कॉमन लेके बराबर कर दिया सबको। फिर उसके बाद में कॉमन अब ले लिया ना, अब यहाँ कॉमन क्या लिया, 3x + 2 भी इसमें आया, 3x + 2 इसमें भी आ गया, अच्छी बात है। अब क्या करना है कि 2x - 3, अब ना हम लोग क्या किए थे कि इससे कॉमन लिए थे ना, 6x² + 4x से कॉमन लिए थे, 9x + 6 से कॉमन लिए थे। अब इन पूरी वैल्यू में से कॉमन क्या है, ये देखो, 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x + 2 -3 मल्टीप्लाइड बाई 3x + 2। तो इसमें 3x + 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो उसको भी कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x - 3। तो 2x - 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x + 2 इज द factor that we required, that question asked actually, question asked for this factor 3x + 2 and 2x - 3। so हमको अभी पता कैसे चला कि प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद में कहाँ गए ये क्वेश्चन, उसके बाद में C क्रॉस A करना है। C क्रॉस A करने के बाद में उस वैल्यू को हमको उस वैल्यू को हमको उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ फिर से। C क्रॉस A करना है, C क्रॉस A वाली जो वैल्यू रहेगी उसको हमको दो वैल्यू में ऐसे डिवाइड करना है जिसका सम या डिवाइड करने पे B आ जाए, ठीक है। और B आ जाए तो उस B को x से, मतलब जो भी वेरिएबल दिया होगा x y z, उससे मल्टीप्लाइड करके उसको फिर कॉमन लेना है, फिर से डबल कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पर किया, पहले कॉमन लिया, फिर से एक बार कॉमन लिया, तो जो वैल्यू आई वो तुम्हारी रिक्वायर्ड फैक्टर बन गई। ओके, समझ में आया। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, इसमें वही करना है, 3 क्रॉस 4 और 3 × 1 = 3, तो 42 हो जाएगा ये। और 19 को हमको फिर ऐसे स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि 42 आ जाए। कैसे होगा 2 क्रॉस 21, of course 21 - 2 is 19, okay, and 21 क्रॉस 2 is 42, ओके। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ये इसको ना थोड़ा पढ़ना तुम लोग खुद से, और जो समझ में नहीं आएगा ना तो पूछ लेना। और ये चाहिए मेरे को, इस पूरा सॉल्यूशन चाहिए। एक्सरसाइज 2 अभी हो गया, एक्सरसाइज 3 हो गया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, सबके सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। और चीटिंग वगैरह नहीं करना, गलत करना नहीं बनेगा तो पूछ लेना, मगर चीटिंग नहीं करना, समझ के ही करना हर चीज़। वैल्यू एंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कंसिडर द पॉलिनोमियल्स px = x² - 6x + 9। सीधा एग्जाम्पल से समझाता हूँ तुम लोग को। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - 4, ज़ीरो ही फाइंड करने बोल रहा है। तो लेट px = x² - 3x - 4।
अपन को भाई पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। ये जो लाइन है ना, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये तो हमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक का तो मैं देखा नहीं हूँ। खैर क्लास 40 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। कितना बड़ा चैप्टर है भाई, और लास्ट है, लास्ट समझा देता हूँ मैं, इसको ख़त्म करते हैं आज। Value and zeros of the quadratic polynomial. On putting x is equals to 1 we get 4. Oh, if we put x, oh, इसमें कुछ खास है नहीं भाई। इसमें ना मतलब चेक एरर टाइप का नहीं होता क्या, कि ट्रायल एंड एरर मेथड, वैसा टाइप का ही है। तो कुछ अपन को ना find the zeros of the polynomial, ये okay. Here we need to find the value of x for which the value of polynomial is 0. समझ में आया? समझ में आया क्या हुआ? अपन को कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसके कारण px जो है 0 हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले ट्राई करते 1 पुट करने की। ठीक है, 1 पुट करने की। इसका सबसे इजी मेथड भी है, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, बताता हूँ कुछ समय में। सबसे इजी मेथड भी है। और 1 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ -6 आ गया। अगर वहीं पर हम लोग -1 पुट कर रहे हैं ना, तो देखो 0 हो गई वैल्यू। ठीक है, 0 हो गई वैल्यू। इसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। याद करो, फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट ही है भाई वो। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो उससे हमको x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू जैसे निकलेगी ना, हमको वहाँ पर पुट कर देना है। और जैसे ही वैल्यू 0 आई, बस वही उसका ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स फाइंड कर लेना है। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद में उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। कहाँ है ये, पॉलिनोमियल दे दिया गया है, इसका तुमको फाइंड करना है फैक्टर। फैक्टर फाइंड हो जाएगा तो 2 फैक्टर आएंगे। ठीक है, 2 फैक्टर आएंगे। अब दोनों फैक्टर को एक एक करके पुट करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जहाँ पर वैल्यू कुछ भी आ गई, मान लो x वैल्यू आ गई कुछ भी, और यहाँ पर 0 आ गई, तो जो जो 0 वाली वैल्यू थी ना तुम्हारी, सेकंड फैक्टर की जो भी वैल्यू या फर्स्ट फैक्टर में 0 आ गया ना, बस वही तुम्हारा ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, on putting x is equals to -1, the value of the polynomial is 0, so -1 is the 0 of the polynomial. See this, वहाँ पर अपन 1 पुट किया था तो -6 आ गया था। ओके, -6 आ गया था, मगर x इज इक्वल्स टू -1 पुट किए तो उसको हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोल दिए। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि ऐसी वैल्यू पुट करना है कि जिसका आंसर, जिसके कारण पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वो ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। दैट्स इट। The zero of this polynomial is that value of x for which the value of polynomial is 0, x square। देखो देखो, एकदम इसने भी वही किया ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके काम कर दिया ना भाई। फैक्टर्स निकाला, फैक्टर्स निकालने के बाद में काम कर दिया। ये एन वगैरह क्या लिखा है, मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है ये। इसमें क्या करना, जो पॉलिनोमियल है ना उसको 0 से इक्वलाइज कर देना। ओके, उसके बाद में ना x की वैल्यू फाइंड कर लेना। x की यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। क्यों, मैं एक बार शुरू में याद करो, मैं बताया था कि अगर जितनी भी पावर्स लगी हुई है, ओके, x टू द पावर 0, तो x की वैल्यू जो है एक ही आएगी, एक भी नहीं आएगी। x की वैल्यू एक भी नहीं आएगी। ठीक है, x टू द पावर 1, x की वैल्यू 1 आएगी। x टू द पावर 2, x की वैल्यू 2 आएगी। x टू द पावर 3, x की वैल्यू 3 आएगी। x टू द पावर 4, x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 4 आएगी। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू 4 आएगी, मैं बोल रहा हूँ x की 4 वैल्यू आएगी जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ओके, x की 4 वैल्यू आएगी जो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और अपन पीछे एग्जाम्पल्स में भी देखे थे, एक्स स्क्वायर -4 था,
एक्स स्क्वायर माइनस 16 था। आगे अब तुम लोग ये जब सॉल्यूशन सॉल्व करोगे ना, मतलब वो जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। उसको सॉल्यूशन मेरे को सेंड कर देना सबका। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस, ट्राई दीज है ना ये, ट्राई दीज, फाइंड द फैक्टर ऑफ ज़ीरो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको, आप ये जो एन है ना मेरे ख्याल से इक्वल्स टू ज़ीरो है भाई। ओके, ये जो एन है ना इक्वल्स टू ज़ीरो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिया है ना एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 9, यहाँ पर ग्रेटर देन की को हटाकर इक्वल्स टू लगा देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइंड द फैक्टर ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। मतलब फर्स्ट वाले का मैं तुमको आंसर बता देता हूँ 3। एंड व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ इट्स 0 और 4 एंड -1। सिंपल है कि यही क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर्स क्या होंगे ये फाइंड करना है। ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए टिपिकल है, इसको ट्राई करना, बहुत बहुत ना दिमाग घूमेगा थोड़ा सा और मज़ा आएगा, आंसर भी निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर आ जाएगा इसका। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, थोड़ा सा बचा है यार, कितना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बताया था ना कि ऐसी वैल्यू जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल ही मतलब की वैल्यू जो है ज़ीरो आ जाए। ओके, नाउ थिंक अबाउट द फैक्टर्स। कोई एग्जांपल नहीं दिया क्या, एग्जांपल पे सीधा समझा देता मैं तुम लोग को एक बार बताया था क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताया था मैं एक बार, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। प्रीवियस वीडियोस पे जाके चेक करना, मैंने बताया है इसको। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x इज लेस देन 6 3 and 2, then it's the factor of x is greater than 3 and x is greater than 2। क्या बोलना चाह रही है। Now think about the factor of zeros of the polynomial 4x square is greater than 4x is less than 1। ओके, n जो है ना इक्वल्स टू का साइन है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये n नहीं भाई, ये ये इम्प्लाइज दैट है। ओके, मिसप्रिंट है यहाँ पर, देख लेना। ये इम्प्लाइज दैट है, ऐसा इम्प्लाइज दैट ये n कुछ नहीं है, फालतू है ये n। इम्प्लाइज दैट ऐसा ओके। ऐसे करते करते समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। एकदम कुछ भी नहीं किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन ही लिया है हर चीज़। देखो 4x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4x इज़ लेस देन 1, एक इम्प्लाइज दैट 4x और 4x। ये ना साइन में दिक्कत है मेरे ख्याल से, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रही है। ऐसा तो होता ही नहीं है, मैंने आज तक पढ़ा नहीं है। आयोटा वगैरह सब दे दिया इधर। यहाँ मिसप्रिंट है यार बुक में, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा खुद को कि बोलना क्या चाह रहा है इधर। ये तो मैं समझा दूंगा कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ठीक है। अल्फ़ा, अरे यहाँ जो है ना ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये प्लस है। कैसे किया है यार, एक्स मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। अल्फ़ा लेस देन बीटा इक्वल्स टू, चलो मैं जो जानता हूँ। अच्छा, सम ऑफ ज़ीरोस के हवाले से मैं बताता हूँ। सम ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये एन नहीं है, ये इक्वल्स टू होगा, ठीक है, और ये इक्वल्स टू होगा। ओके, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, मैं इसके हवाले से बताता हूँ। ज़ीरोस क्या था,
मैं क्या बताया था कि जो भी वैल्यू होगी, रुक जाओ वाइट बोर्ड पे समझाता है, इस चीज़ को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरे अरे हट क्यों नहीं रहा? वाइट बोर्ड भी मर गया लगता है। अच्छा ठीक है, ये ले लो। ठीक है, हम लोग की क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट से इसको अपन सॉल्व किया तो इसके दो आंसर है, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, दो सॉल्यूशन है, अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, अब ना सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यार लिखते नहीं बन रहा, इस पर थोड़ा समझ जाना, अल्फ़ा और बीटा ही लिख रहा हूँ। ओके, इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ, क्या था, एक मिनट में खुद देख लूँ। ये प्रोडक्ट बता रहा था मैं, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ना एक चीज़ देखने के लिए हमको ये मिलेगी कि ना हमेशा अपॉन में ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव एक्स। इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा तुम लोग को कि कांस्टेंट टर्म कहाँ पर है और कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव एक्स कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर रहेगा, कोफिशिएंट मतलब ए। ओके, कोफिशिएंट मतलब ए होगा यहाँ पर, और कोफिशिएंट ऑफ और कांस्टेंट टर्म मतलब सी। ओके, और ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेगा ना तो बी। ओके, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या होता है? अरे यार ये कितना कन्फ्यूजन है। ये प्लस है। ओके, ये प्लस है, कन्फ्यूज़न है इसमें, ये प्लस लिखा है यहाँ पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में हमेशा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, अरे यार खुल जा भाई। हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा हमेशा। और कांस्टेंट टर्म जो होगा ना, अल्फ़ा क्रॉस बीटा करोगे ना तो कांस्टेंट टर्म। ये एक बार मैं तुम लोग को भी बताने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस सी, ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहा था ना, उससे इसको कोरिलेट करो। खैर उससे कोरिलेशन है ही नहीं, मगर कोरिलेट करने की कोशिश करो तो याद हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर था हमारा प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो हमारे क्या है? ज़ीरो है, अल्फ़ा एंड बीटा। अब प्लस नहीं है, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अरे क्वेश्चन में बोलेगा ना फाइंड द सम ऑफ, क्या बोलेगा? फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करने के बाद में, और ना तुमको ज़ीरो ही निकालना नहीं आएगा तो कैसे करोगे? सबसे इजी फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपान, नहीं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, यही चीज़ याद करने की, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर तुमने को बता दिया था ना कि एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा। और जब और बोलेगा अब एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब ज़ीरो बोलेगा ना तो प्रोडक्ट कर देना, और प्रोडक्ट में क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म मतलब सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में ए हो जाएगा। ओके, समझ गया ना? इतना सही है। खैर ये लास्ट टॉपिक था मेरे ख्याल से, इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, एन नहीं है भाई मेरे बुक में, मिस प्रिंट है, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर अच्छे से समझाया है, कह सकते हैं कि बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, एकदम सही सटीक बैठा गया। अगर ना याद करना है ना तो ए अपॉन बी अपॉन ए और सी अपॉन ए ऐसा करके याद कर सकते हो। तो सम ऑफ ज़ीरोस यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ? सी, इसको मैं क्या बोलता हूँ? ए।
जब मल्टीप्लाई करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए, ठीक है। और जब कौन ये क्या हो गया, सम प्रोडक्ट, अब सम में क्या होगा, बी अपॉन ए, सिंपल, समझ रहे हो। सम सम में क्या बताया था अभी, सम क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम में क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है ए, तो बी अपॉन ए, इतना ऐसा सिंपल सा। अब ना यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स है, ओके, कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स है, नेगेटिव ऑफ एक्स मतलब नेगेटिव बी अपन एक्स स्क्वायर होगा हमेशा। एन, अरे यार ये बुक में ना कैसे भी छाप दिया, मेरे को गुस्सा आ रहा है कि जो साइन है ना लेस देन ग्रेटर देन का, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ मिसप्रिंट है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ खुद के लिए। ये जो है ना नेगेटिव है, ग्रेटर देन नहीं, ये भी नेगेटिव है, और ये इक्वल्स टू होगा, ये इक्वल्स टू होगा, ये इक्वल्स टू होगा, ठीक है। समझ गए ना, समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा यार। नहीं भी आया होगा ना तो एक बार खुद से पढ़ना, और तब भी नहीं आया तब मैसेज करना मेरे को, मैं बता दूंगा इसको और एक बार और। खैर, ऑन कंपेयरिंग फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द zeroth ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ, ये यार ये जो एक ग्रेटर देन नहीं है, ये प्लस माइनस होगा। अब तुम्हारी बुक में देख लेना, मेरी बुक में तो मिस प्रिंट है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन से एक्सरसाइज है, सब सेंड कर देना। नेक्स्ट वीडियो होगा चैप्टर 2, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का चैप्टर 2। उसके पहले किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और लास्ट है ये, और सब के सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, तब तक के चैप्टर 2 नहीं अपलोड होगा, ओके, ठीक है। और जिसको भी समझ में नहीं आया ना वो कमेंट में या फिर व्हाट्सअप में तो है ही, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। उसमें भी एक क्लास ले लूँगा मैं इसकी, डाउट जो भी आधे घंटे की बोलोगे तो उसको मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा जो समझ में नहीं आया। और सॉल्यूशंस तो चाहिए मेरे को, सॉल्यूशंस के बिना काम नहीं होगा। खैर 1 घंटा हो चुका है, होने वाला है, तो ख़त्म करते हैं क्लास, ठीक है, बाय बाय।